साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म दी नवोदय क्लासेस में। और आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के दृष्टिकोण से साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपके लिए कराऊंगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से समझेंगे और साथ में लगाएंगे भी। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपकी एएलपी और टेक्नीशियन की जो CBT 1 है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए। और यदि चैनल पर आ ही जाती हो दोस्त तो उसको सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहुंच जाए। और जैसे ही मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्त, यदि मेरे द्वारा जो वीडियो लाई जाती हैं वो आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, ठीक, तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, लाइक किया करें और दोस्तों में भी शेयर किया करें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं। ठीक है, अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? ऑप्शन ए लिम्ब, बी दिमाग, सी दिल और डी जवान। ठीक है, तो हम बताएंगे आपको कि अनैच्छिक मांसपेशियां होती कहाँ हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो क्रिया होती है हमारे शरीर में वो दो प्रकार की होती है, मुख्यतः दो प्रकार की। एक होती है ऐच्छिक क्रिया, ठीक है, ऐच्छिक क्रिया, और दूसरी होती है हमारी अनैच्छिक क्रिया। ठीक, अच्छा, ऐच्छिक क्रिया वो होती है जिसमें हमें कुछ करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है, हमें अपना प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, जो स्वतः नहीं होती है, जैसे चलना हुआ। ठीक, तो एक ऐसी क्रिया ये स्वतः नहीं होती, हमें उसको प्रयास करना पड़ता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक, ये बोलना ये स्वतः नहीं होगी, जब मैं प्रयास करूँगा या आप प्रयास करेंगे ये क्रिया तभी होगी। ठीक, तो ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं हमारी ऐच्छिक क्रियाएं। इसके अलावा अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो अनचाहे हो जाती हैं, मतलब हम उसको चाहते भी नहीं हैं फिर भी हो जाती हैं। ठीक है, तो यानी स्वतः हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं। तो ऐसी क्रियाएं होती हैं अनैच्छिक। हमारी इच्छा के ना होने पर भी जो क्रियाएं हो जाएं वो क्या कहलाएंगी? वो अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक, जैसे हमें छींक आना, एकाएक हमको छींक आ जाती है तो ये हमारी जो हम छींकते हैं, छींकना क्या हो गई? ये अनैच्छिक क्रिया हो गई। ठीक, तो जो अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जो मांसपेशियाँ होती हैं दोस्त वो कहाँ होती हैं? वो मांसपेशियाँ होती हैं, हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा बी। कहाँ पर? सॉरी, सी, दिल। ठीक है, कहाँ पर होगा? ये दिल में होती हैं। ठीक है, कहाँ होंगी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, दिल में। चलिए नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर की दर निम्नलिखित में से किस में निर्धारित की जाती है? ठीक है, जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं बड़े बड़े लाइट के, वो कह रहे हैं कि उसकी दर किस में? तो उसकी दर जो दोस्त निर्धारित की जाती है वो KVA में की जाती है। राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर है हमारा डी। चलिए तीसरा क्वेश्चन फिर इसी से रिलेटेड हो गया, ट्रांसफार्मर से। ये कह रहा है एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जो ट्रांसफार्मर का यूज़ है वो कह रहा है वो क्या है, किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पावर फैक्टर के मान को बदलना, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस के मान को बदलना, सी फ्रीक्वेंसी के मान को बदलना और डी वोल्टेज के मान को बदलना। ठीक है, तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग है वो मुख्यतः प्रयोग है वोल्टेज के मान को बदलने के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है ये वोल्टेज के मान को बदलने के लिए। ठीक है, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय के सिद्धांत पर करता है, ये कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है ट्रांसफार्मर। ठीक, तो इसका काम क्या होता है
कि यदि वोल्टेज लो है, यदि एसी वोल्टेज लो है तो ये लो से क्या कर देगा, हाई, ठीक, हाई में कन्वर्ट कर देगा। और यदि वोल्टेज हाई है तो हाई से क्या कर देगा, ये उसको लो वोल्टेज में बदल देगा, ठीक। तो ये है कि वोल्टेज के मान को बदलना इसका कार्य होता है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट फिर है कि बी वोल्टेज सप्लाई पर 3 शाखाएं समांतर में जुड़ी हैं, ठीक है। 3 शाखाएं कैसी जुड़ी हैं, समांतर में जुड़ी हैं। कौन सा परिमाण समान होगा, ठीक है, समांतर यानी पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, ठीक। तो यदि पैरेलल में जुड़ी होती हैं, ठीक है, बी वोल्टेज सप्लाई हो रही है और ये पैरेलल में जुड़ी हैं, तो ऐसी दशा में प्रत्येक शाखा पर जो वोल्टेज होता है वो कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। क्या होगा, प्रत्येक शाखा पर क्या होगा, समान, वोल्टेज समान होगा, ठीक। और यदि सीरीज में जुड़ी हूँ, ठीक, यदि सीरीज में जुड़ी हो तो प्रत्येक शाखा पर करंट होता है समान, ठीक है, यानी प्रत्येक शाखा पर क्या, धारा, जो करंट है वो समान होता है। चलिए नेक्स्ट फिर शोषण विधि में रेफ्रिजरेंट प्रयोग होता है। शोषण विधि में जो प्रयोग होता है रेफ्रिजरेंट, ठीक है, वो कौन सा होता है, ऑप्शन ए फ्रीऑन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी अमोनिया और डी ल्यूटेन, ठीक है। तो जो शोषण विधि में रेफ्रिजरेंट यूज होता है दोस्तों, वो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर सी अमोनिया। कौन सा होता है, अमोनिया होता है, ठीक। राइट आंसर क्या है, अमोनिया। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रयोग हम लोग आग बुझाने में करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग काय में किया जाता है, आग को बुझाने में, ठीक। और फ्रीऑन है, जो फ्रीऑन एक रेफ्रिजरेंट होता है जो विषैला नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए छठवां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम में ऊष्मा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम में ऊष्मा देने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसको किया जाता है, ऑप्शन ए कह रहा है मिट्टी तेल का बर्नर, बी विद्युत हीटर, सी स्टोव और डी इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम है उसमें ऊष्मा देने के लिए हम लोग करते हैं प्रयोग मिट्टी तेल का बर्नर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, राइट आंसर हो जाता है ए। तो जो इलेक्ट्रोलक्स है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लॉन्ड्री में, ठीक है, लॉन्ड्री में किसके लिए करते हैं, इसका प्रयोग हम लॉन्ड्री में कपड़े धोने में इसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फिर है कि रेफ्रिजरेंट में उच्च ऊष्मा होती है। रेफ्रिजरेंट में ये कह रहा है उच्च ऊष्मा होती है, कौन सी होती है, गुप्त ऊष्मा, बी विशिष्ट ऊष्मा, सी सेंसिबल ऊष्मा और डी इनमें से कोई नहीं। तो रेफ्रिजरेंट में जो उच्च ऊष्मा होती है वो होती है कौन सी, गुप्त ऊष्मा, ठीक है, लेटेंट हीट, ठीक है, क्या होती है, गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक होती है। आठवां है कि इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर लीकेज कैसे देखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर लीकेज कैसे देखते हैं, ऑप्शन ए बुलबुले से, बी लैंप के प्रकाश से, सी फ्लेम के रंग परिवर्तन से और डी ट्यूब के रंग परिवर्तन से, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर लीकेज है वो हम लोग देखते हैं किससे, राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है हमारा सी, फ्लेम के रंग के परिवर्तन से, ठीक है। कैसे देखते हैं, फ्लेम के रंग के परिवर्तन से। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर के द्वारा हम लोग, ठीक है, किसी भी वस्तु का इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर के द्वारा किसी भी वस्तु का इमेज मॉनिटर पर देखा जाता है, ठीक है, जिसमें उस वस्तु के प्रकृति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला है विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा का मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, ठीक। विद्युत धारा यानी
इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग काय से, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है इसकी जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या होगी, विद्युत धारा की जो यूनिट होती है वो क्या होगी। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा बी, एम्पियर, ठीक है। काय में होती है, किस में व्यक्त किया जाता है इसको, एम्पियर में, ठीक। और V जो वोल्टेज है ये किसकी है, V जो होता है वो किसका, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का SI मात्रक होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में इसको कहेंगे विभवांतर, ठीक है। क्या कहते हैं, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, ठीक। न्यूट्रॉन है, ये किसका है, ये फोर्स का SI मात्रक है, फोर्स का, बल का। चलिए नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर में काला बिंदु दर्शाता है, ट्रांजिस्टर में काला बिंदु क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए कलेक्टर, बी बेस, सी एनोड और डी उत्सर्जक। तो ट्रांजिस्टर में जो काला बिंदु दर्शाता है वो दर्शाता है, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर डी, उत्सर्जक। क्या दर्शाता है, उत्सर्जक दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। क्वेश्चन है कि किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए टिन, ऑप्शन नंबर ए टिन, बी तांबा, सी लेड और डी जस्ता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है हमारा बी तांबा, ठीक है। तांबे का जो तार है वो सरलता से खींचा जा सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि तांबे की जो डक्टिलिटी होती है, ठीक है, तन्यता होती है वो सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी तांबा, ठीक है। तांबा के तार को हम लोग सरलता से खींच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब है क्वेश्चन कि यदि L किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा है और Q द्रव्यमान M के पदार्थ से जब उसकी अवस्था अचर तापमान पर बदलती है, मोचित अथवा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा है, तो L, Q और M में सही संबंध क्या होगा, ठीक है। तो L, Q और M में जो सही संबंध होता है, ठीक, Q इज इक्वल टू होता है हमारा, ठीक है, ये हमारी लेटेंट हीट कहलाती है, यानी गुप्त ऊष्मा बराबर होता है हमारा M इंटू L, M यानी मास, ठीक है, और L जो होता है वो होता है हमारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, ठीक है, अवशोषित ऊष्मा की मात्रा। तो Q इज इक्वल टू M इंटू L, तो इसका जो सही संबंध निकलेगा इनमें से L इज इक्वल टू Q अपॉन M, ठीक है, L इज इक्वल टू Q अपॉन M, राइट आंसर हो जाएगा A। चलिए फिर है क्वेश्चन कि बिजली के घरों से उच्च विभव पर ही विद्युत क्यों भेजा जाता है। बिजली घरों से उच्च विभव पर यानी हाई पोटेंशियल पर ही विद्युत क्यों भेजा जाता है। ऑप्शन ए है कि विद्युत के तीव्र संप्रेषण के लिए, नहीं, संप्रेषण के दौरान ऊर्जा क्षय को न्यूनतम करने के लिए, ये सही है, ठीक है। जब हम जो विद्युत का संप्रेषण या ट्रांसमिशन करते हैं तो इसको हाई पोटेंशियल पर इसलिए भेजते हैं जिससे कि उसमें जो ऊर्जा का क्षय हो रहा है, ठीक है, वो कम से कम हो, न्यूनतम हो। तो उसको न्यूनतम करने के लिए हम लोग विद्युत घरों से विद्युत को उच्च विभव पर उसको हम लोग भेजते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। चित्र में एक शेल का विद्युत वाहक बल है जो वो है 1.5 वोल्ट है, ठीक, तथा आंतरिक जो प्रतिरोध है, ठीक है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है यहाँ पर 0.3 ओम, और इसे 3 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोधकों के साथ समांतर क्रम में यानी पैरेलल जोड़ा गया है, ठीक है। सेल से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये हमें यहाँ दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस तो दिया ही है, अब पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे।
ठीक है। तो जब पैरेलल में दिया रहता है तो हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं आई आर इज इक्वल, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस होगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक, ये होता है। तो R जो होता है हमारा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले में इसको जब हम प्रयोग करेंगे तो R1 हो गया हमारा 3 ओम, 3 ओम इंटू 2, ये यहाँ R2 3 लिख दिया, जबकि है यहाँ पे 2, 3 प्लस 2 यानी 6/5। तो R जो निकल के आएगा हमारा 5 2, यहाँ बचा 1, 5 दूनी 5 3 6, यहाँ से R की वैल्यू निकल के आ गई R इज इक्वल टू 1.2, ठीक। चलिए आगे क्या है, R इज इक्वल टू 1.2 आ गया यहाँ से, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है वो हमें दिया है 0.3, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया गया था वो हमें दिया है 1.5, E इज इक्वल टू E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी हमें 1.5 दिया गया है, 1.5। तो इसका जो I करंट वाला हमारा यहाँ पे हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता I इज इक्वल टू E/R प्लस R, ठीक। तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया है, और ये हमारा जो रेजिस्टेंस यहाँ दिया है, तो E की वैल्यू दी है हमें 1.5, R दिया है 1.2 प्लस 0.3, ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है। तो ये जो हमारा निकल के आएगा 1.5, इसको ऐड करेंगे तो ये भी 1.5, और यहाँ पर आ जाएगा, एक बार ये कट जाएगा, ठीक। तो ये जो करंट हुआ I इज इक्वल टू वो क्या निकला, 1 निकला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, D 1 एम्पियर। क्या होगा राइट आंसर, D 1 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट, फिर है क्वेश्चन की 238/92 U में प्रोटॉन यानी P तथा इलेक्ट्रॉन N की संख्या क्रमशः कितनी होती है, ठीक। न्यूट्रॉनों की संख्या और हमें यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो तो हमारा जो क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बराबर ही होती है हमारी प्रोटॉनों की संख्या, ठीक। तो एटॉमिक नंबर है यहाँ पे हमारा 92, तो प्रोटॉन यानी P इज इक्वल टू हो गया 92, ठीक। न्यूट्रॉन हमें निकालना है, तो न्यूट्रॉन होता है A माइनस जेड, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। A यानी ये एटॉमिक मास, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान दिया है 238, 238 में से हम लोग प्रोटॉन को घटा देंगे, 238 में से 92 को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 146, ठीक। तो ये आ गई हमारी वैल्यू का की N की। तो प्रोटॉन जो आ रहा है वो आ रहा 92 और न्यूट्रॉन आ रहा 146। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर D। ओके, चलिए फिर है क्वेश्चन की चंद्रमा पर शरीर का भार, चंद्रमा पर शरीर का भार पृथ्वी पर शरीर के भार की तुलना में लगभग ... वा भाग होता है। कह रहे कौन सा भाग होता है, 1/8वां, 1/10, 1/6 या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चंद्रमा पर जो शरीर का भार होगा वो पृथ्वी पर शरीर के भार का 1/6 होता है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, C 1/6, ठीक है। तो मान लीजिए यदि आपका जो चंद्रमा पर शरीर का भार पृथ्वी पर शरीर के भार की तुलना में
1/6 होता है। मान लीजिए आप पृथ्वी पर कितने 36 किलो के हैं, तो चंद्रमा पर जो आपका वजन आएगा वो आएगा 6 किलो। ठीक है, कितना आएगा 6। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए कह रहे विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन डी। तो दोस्तों जो इनमें से ऑप्शन ए दिया गया है हमारा विटामिन बी, विटामिन बी हमारा जल में घुलनशील है। ठीक है, और विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। किस में है ये वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इन सभी में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? ठीक, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि जल का बर्फ में बदलना, ऑप्शन बी अल्कोहल का वाष्पीकरण, सी लोहे की छीलन और डी खाना पकाना। तो ये कह रहे हैं कौन सा? केमिकल चेंजेस। ठीक, तो केमिकल हमारे जो परिवर्तन होते हैं, ठीक, वो तो जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं हमारे दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक केमिकल चेंजेस होते हैं और दूसरे फिजिकल चेंजेस। ठीक है, केमिकल और फिजिकल चेंजेस। ठीक, जैसे जल का बर्फ में बदलना, ठीक है, तो ये केमिकल चेंजेस नहीं है, ये उसकी अवस्था में क्या हुआ है? ये फिजिकल चेंजेस हुए हैं। क्या हुआ? ये फिजिकल चेंजेस। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे जल का बर्फ में बदलना, तो जल है जो बर्फ में बदल गई तो बर्फ से पुनः जल में इसको बदला जा सकता है, तो ये जो होगा हमारा वो हो जाता है फिजिकल। लेकिन यहाँ पर जो लोहे की छीलन दी गई है, लोहे की छीलन दी गई है वो हमारा कौन सा है? ये केमिकल चेंजेस है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, लोहे की छीलन। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जगह पर जी का मान सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जगह पर जी का मान सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, बी कुतुब मीनार की चोटी पर, सी विषुवत रेखा पर और डी अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। ठीक, तो जो जी का मान सर्वाधिक होता है वो होता है हमारा, राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है डी, अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। ठीक है, ठीक है, ये अंटार्कटिका पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। ये भी ध्यान रखना, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, अंटार्कटिका पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अमोनियम कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है? अमोनियम कार्बोनेट का हमें यहाँ पर फॉर्मूला बताना है कि कौन सा है। तो अमोनियम कार्बोनेट का होता है NH4 का होल ट्वाइस CO3, NH4 का होल ट्वाइस और CO3 यानी बी वाला, NH4 का होल ट्वाइस CO3, राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी, अमोनियम कार्बोनेट। फिर एक क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अक्टूबर, बी 12 नवंबर, सी 13 दिसंबर और डी 18 दिसंबर। तो जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस होता है वो मनाया जाता है यहाँ पर, राइट आंसर होने वाला है हमारा बी, 12 नवंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। चलिए फिर है क्वेश्चन कि चमगादड़ रात में उड़ने में सक्षम है क्योंकि उसके पंख पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि ध्वनि तरंग, बी पराध्वनिक किरणें, सी अवरक्त किरणें और डी पराबैंगनी किरणें। ठीक, तो जो चमगादड़ होते हैं वो रात में उड़ने में सक्षम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो पंख होते हैं वो क्या करते हैं? पराध्वनिक किरणें उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ये
पराध्वनिक किरणें उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जो उनके लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती हैं। ठीक, क्या है कि ये जो पराध्वनिक किरणें होती हैं, ये जब उनके रास्ते में कोई बाधा आती है तो उनसे टकरा जाती हैं ये, ठीक है, और टकरा कर वापस लौट आती हैं। तो चमगादड़ को आभास हो जाता है कि उनके रास्ते में कोई बाधा है और वो अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। तो इस तरीके से वो अपना रात में भी उड़ने में सक्षम होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा रोग अनुवांशिक है? ठीक है, जेनेटिक इनमें से कौन सा डिजीज़ है? ऑप्शन ए है ल्यूकेमिया, बी रंगांधता और सी मैलिग्नेंसी और डी है हेपेटाइटिस। तो दोस्तों जो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी रंगांधता, ठीक है, इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वो है वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता या रंगांधता। ये जो बीमारी है वो कैसी है? ये एक अनुवांशिक बीमारी है। ठीक, कैसी है? अनुवांशिक बीमारी है। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है, लाल रंग, ठीक, और हरा रंग, ठीक है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग और हरे रंग में क्या है, उसको पहचान नहीं पाता है, उसमें अंतर नहीं कर पाता है। तो लाल रंग और हरे रंग को पहचानने की क्षमता उस व्यक्ति में नहीं होती है इस रोग से पीड़ित में। ठीक है, और इस रोग से पीड़ित हमेशा लगभग पुरुष होते हैं। ठीक है, ये रोग है जो वो लगभग पुरुषों में होता है। ठीक है, चलिए फिर है कि मधु में सर्वाधिक प्रतिशत होता है, काय का होता है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि पानी का, बी मंड का, सी ग्लूकोज का और डी सुक्रोज का। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर डी सुक्रोज। ठीक है, तो जो शहद होती है उसमें जो सर्वाधिक परसेंटेज होता है वो किसका होता है? वो सुक्रोज का होता है। ठीक, और सुक्रोज को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल शुगर कहते हैं। सुक्रोज को नेचुरल शुगर कहा जाता है। ठीक है, और ये सर्वाधिक मीठी शुगर होती है। सुक्रोज जो होता है वो सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है और इसको नेचुरल शुगर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी फंगी, सी वायरस और डी लिचेनस। ठीक, ये कह रहे कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है? ठीक, तो कोशिका सिद्धांत क्या है? तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है कोशिका से होती है। ठीक है, कोशिका निर्माण जिस क्रिया से होती है उसका जो मुख्य अभिकर्ता होता है वो होता है केंद्रक। ठीक है, जो सेंटर होता है वो किसी भी सेल के बनने के लिए मुख्य उसका अभिकर्ता होता है। ठीक, तो कोशिका का जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो 1838-39 में किसने दिया था? ये दिया था स्लाइडन और श्वान नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, स्लाइडन और श्वान नामक वैज्ञानिकों ने इसको, ये जो कोशिका का सिद्धांत था वो दिया था। ठीक है, तो इसमें से जो अपवाद है कोशिका सिद्धांत का वो है वायरस। राइट आंसर होगा सी। क्या है? वायरस, सी। चलिए नेक्स्ट, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा होती है, कितनी होती है औसत मात्रा? लवण की औसत मात्रा, ऑप्शन ए 1%, बी 3.5%, सी 10% और डी है हमारा 12.3%। तो जो समुद्र के जल में लवण की मात्रा होती है वो होती है 3.5%। कितनी होती है? 3.5%। इसलिए समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। समुद्र का जल खारा होता है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ए विलियम हार्वे, सी लैंडस्टीनर, बी लैंडस्टीनर और सी रॉबर्ट कोच और डी लुइस पास्चर। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप की है, ठीक है,
ब्लड ग्रुप हुआ, एंटीजन हुआ, जो इनकी खोज करी थी वो खोज की थी इसकी ऑप्शन नंबर बी लैंडस्टीनर ने। ठीक है, किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? बी। ठीक। रॉबर्ट कोच ने किस चीज़ की करी थी? इनने करी थी टीबी के बैक्टीरिया की। किसकी करी थी? टीबी के बैक्टीरिया की खोज। और लुई पास्चर ने करी थी चेचक के टीके की। चेचक की जो वैक्सीन है उसकी खोज करी थी किसने? लुईस पास्चर ने। ठीक। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।